तो यार हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक्चुअली क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स होता है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं पे लिखा होता है ऐसा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई लिखा होगा उसके ऊपर ऐसा -1 पावर पे लिख देते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ एक्स। या इसी को हम कभी कभी लिख देते हैं आर्क ट्रिग एक्स, आर्क ट्रिग एक्स। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया कि सपोज साइन इनवर्स एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं आर्क साइन एक्स। बट अभी बात ये है कि इसका मतलब क्या है, ये जो साइन इनवर्स एक्स है या आर्क साइन एक्स है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब समझते हैं। अगर कभी लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, साइन इनवर्स एक्स का जनरली ये जो टर्म लिखे इनका जो जनरली मतलब होता है वो होता है कि हम किसी एंगल की बात कर रहे हैं। दीज आर द एंगल्स। अब ये कौन सा एंगल है वो हम समझते हैं। अगर लिखा है साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब होगा कि एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अच्छा, ये जो इनवर्स का रिप्रेजेंटेशन है, जो ये -1 पावर में लिखा है, ये एक्चुअली पावर 1 में माइनस है नहीं, ये बस डिनोट करने के लिए हम ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूँ कि कभी लिखा होगा कि सपोज साइन इनवर्स ऑफ हाफ, और हम साइन इनवर्स ऑफ हाफ को थीटा कर दे, तो ये आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हाफ। और यहाँ पे हम थीटा के सारे वैल्यू नहीं ले सकते, हम थीटा के स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं π/6। वैसे तो साइन थीटा इक्वल टू हाफ को अगर सॉल्व करोगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से तो इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज आते हैं, बट हम सारे वैल्यूज नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको ये पहले पता होगा कि जैसे मैं ग्राफ पे चलूंगा तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। ये सबको पता है कि जो साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ होता है या टैन एक्स का ग्राफ होता है, ये सब पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, 1 नहीं होते हैं, मैनी वन होते हैं। और मैनी वन होने की वजह से क्या होता है कि इन फंक्शंस में मैनी वन होने की वजह से इनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये एक फैक्ट है। लेकिन अब बात क्या है कि हमें इनवर्स अगर इनका एग्जिस्ट कराना है तो हम कैसे एग्जिस्ट कराएंगे, तो वो जरा हम ग्राफ की हेल्प से पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्राफ ऑफ, पहला वाला मैं दिखा रहा हूँ ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स समझने के लिए हम पहले यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा कि साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ये -1 से +1 के बीच में बनता है। तो मैंने यहाँ पे बना दिया एक, ये सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। +1 का सपोर्टिंग लाइन बना दिया, और यहाँ पे दूसरा वाला मैंने सपोर्टिंग लाइन बना दिया -1 का। और फिर हम ये बोलते हैं कि हाँ ये π/2 है, ये पाई है, फिर पाई के आगे, सॉरी यहाँ पे पाई बना देता हूँ, और इसके आगे कहीं 3π/2 मैंने यहाँ पे दिखा दिया, एंड सो ऑन। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, 0 से लेकर के π/2, फिर π/2 से लेकर के ये ऐसे जाओगे तो पाई, मतलब मेरा ग्राफ थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, आप लोग थोड़ा अरेंज कर लेना उसको। फिर ये 3π/2 एंड सो ऑन, ऐसे ग्राफ बन रहा होता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ देखेंगे कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में क्या बन रहा है, तो ये -π/2, यहाँ पे हम रख देते हैं -π एंड सो ऑन। तो ये इधर से नेगेटिव डायरेक्शन में यहाँ आ जाएगा ऐसा, और फिर हम -π पे जाएंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा, एंड सो ऑन। तो हम ऐसे करके पूरा ग्राफ बना सकते हैं। अब आपको ग्राफ पता है कि ग्राफ कैसा बन रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है, आपने देखा होगा पहले ही। पीरियोडिक फंक्शन है तो ये 1 और मैनी वन है, 1 नहीं है, 1 नहीं है, जिसकी वजह से हम इसको बोलते हैं कि बाइजेक्टिव या इन्वर्टेबल नहीं है, तो उसका इनवर्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम लोग क्या करें कि सिर्फ इतना पार्ट देखें, सिर्फ ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, सिर्फ इतना पार्ट अगर आप देखते हो, तो अब ध्यान से देखो, ये फंक्शन 1 भी बनेगा और मैनी, मतलब अगर मैं y इक्वल टू साइन एक्स को ऐसा लिख दूं कि इट इज फ्रॉम -π/2 टू +π/2, मतलब हमने इसका डोमेन फिक्स कर दिया, और हमने इसका जो कोडोमेन है वो भी फिक्स कर दिया, दैट इज फ्रॉम -1 टू +1। तो अब ध्यान से देखो, यहां से यहां तक इस डोमेन में ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 तो होगा ही श्योरली, और -1 से +1 अगर मैंने इसकी कोडोमेन फिक्स कर दी तो रेंज भी वही है, तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज हो गया। इस पर्टिकुलर केस में ये फंक्शन कैसा है, इस पर्टिकुलर केस में ये फंक्शन 1 भी है
एंड ऑन टू भी है, मतलब अब ये इन्वर्टिबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है। तो जब हमें इनवर्स एग्जिस्ट करवाना होता है तो हमने ये रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन लगाई है इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराने के लिए। जनरली साइन एक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इस पर्टिकुलर कंडीशन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट कराया जा सकता है। तो जब हम इसका इनवर्स बनाएंगे, तो अब मैं ग्राफ यहाँ पे बना रहा हूँ उसके इनवर्स का, आप ध्यान से देखना। तो मैं आपको ग्राफ बना करके दिखाता हूँ यहाँ पे कैसा ग्राफ बन रहा होगा। जब ग्राफ प्लॉट करने जाओगे तो मैं इसको लिखूंगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। आप लोग जैसा कि फंक्शन में पढ़ ही चुके हो कि इनवर्स फंक्शंस के लिए क्या होता है कि जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो यहाँ पे कोडोमेन बन जाएगी या रेंज बन जाएगी, और ये जो रेंज होगी ये डोमेन बन जाएगी। तो इसकी डोमेन आ जाएगी -1 to +1, और इसकी जो रेंज आएगी दैट इज -π/2 to +π/2। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ हमें कैसा दिखाई पड़ रहा होगा, ये हम थोड़ी सी सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी डोमेन में क्या आ रहा है, -1 से लेकर के +1, -1 से लेकर के +1। और जब रेंज में जाओगे तो रेंज में आएगा, यहाँ पे मैं बना देता हूँ +π/2 और नीचे बना देता हूँ -π/2। तो ये आ गया। सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली ऐसे। और ये यार मैं बहुत स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए कि ये ग्राफ एक्चुअली प्लॉट कैसे हो रहा है। इनके वैल्यूज निकालने होंगे तो वो स्पेसिफिक वैल्यूज ही क्यों आएंगे, दूसरे वैल्यूज क्यों नहीं आ सकते। इसके लिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे हम बोलते हैं कि साइन π/2 पे 1 होगा, तो साइन इनवर्स 1 पे क्या होगा, π/2 हो जाएगा। यहाँ पे बस उल्टा हो रहा है, 0 पे 0 आ जाएगा, -1 पे -π/2 आ रहा होगा। ठीक है, अगर और वैल्यूज देखोगे कि 1/2 कहाँ आएगा, तो तुम 1/2 अगर देखोगे तो ये 30 डिग्री यानी कि π/6 पे आता है। तो जब हम इसका ग्राफ, मतलब इसी तरीके के 2-3 पॉइंट बना करके जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ हमें ऐसा दिख रहा होगा यहाँ से, और कुछ ऐसा दिख रहा होगा यहाँ से। तो ये ग्राफ हमें बन के मिलेगा किसका, ये ग्राफ हमें मिल रहा होगा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। और वैसे भी तुम देख रहे हो कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट मिरर इमेज बनता है, हमने पहले ही फंक्शन में पढ़ा हुआ है, तो ये क्लियर हो गया होगा तुम्हें। अच्छा, अब इस ग्राफ की थोड़ी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इस ग्राफ की प्रॉपर्टीज में हमें क्या दिख रहा है कि ये फंक्शन, अगर साइन इनवर्स एक्स का फंक्शन देखेंगे तो ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होने की वजह से हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इसमें कोई इनइक्वालिटी ली जाएगी तो वो एज इट इज ओपन हो जानी चाहिए। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में हम क्या बोलते हैं कि अगर कभी सपोज ऐसा लिखा होगा कि साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लियरली लिखना है कि x1 ग्रेटर देन x2, आपको ऐसा लिखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि साइन इनवर्स x का जो भी वैल्यू आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आना चाहिए, मतलब उसकी रेंज में आना चाहिए। तो ये इनइक्वालिटी बेस्ड भी क्वेश्चन बन गए। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कैसे आएगा ये भी हमें समझ में आ गया। अब इसी तरीके से हम दूसरा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या होगा, दूसरा ग्राफ हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। तो सेकंड पे चलते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। लेकिन कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, y इक्वल टू कॉस एक्स के ग्राफ की। तो हम पहले y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं और फिर उसकी हेल्प से कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो चलो कॉस एक्स का ग्राफ पहले प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पे भी हम क्या कर रहे हैं, वैसे ही सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो कॉस एक्स का ग्राफ मैं ये कलर से, डिफरेंट कलर से बना देता हूँ, इस कलर से बनाता हूँ। कैसा ग्राफ बन रहा होगा कॉस इनवर्स एक्स का, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। ये π/2 है और यहाँ पे है पाई, फिर मैं ऐसा दिखाता हूँ कि यहाँ पे 3π/2 है एंड सो ऑन। यहाँ पे -π/2 है एंड यहाँ पे है -π एंड सो ऑन। ऐसा ग्राफ बन रहा होगा। आपको पता है साइन कॉस 0 पे, पहले हम ये ग्राफ बना रहे हैं y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बना रहे हैं पहले। ठीक है, तो cos 0 पे वैल्यू होता है 1, cos π/2 पे वैल्यू होता है 0, फिर पाई पे वैल्यू होता है -1। तो ये है हमारा -1, ये हमारा +1। यहाँ से ग्राफ प्लॉट करना शुरू करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा। फिर इधर से नीचे आओगे तो ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ये ग्राफ यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर ये इधर से आगे जाएगा एंड सिमिलरली ऐसा पूरा ग्राफ बन रहा होगा। नेगेटिव डायरेक्शन में भी अगर आप बनाना चाहोगे, मतलब नेगेटिव एक्स की वैल्यूज के लिए बनाना चाहोगे तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा।
बट प्रॉब्लम ये कि अब ये -π/2 से +π/2 के बीच में ये ग्राफ कैसा हो गया है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, ये मैन इवन फंक्शन का ग्राफ है। ये ग्राफ जो है अगर देखा जाए तो 0 से पाई के बीच में जो इंटरवल आ रहा है ना, यहाँ पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग दिखाई पड़ रहा है 0 से पाई के बीच में, मतलब यहाँ 1 1 ऑन 2 बनाया जा सकता है। तो देखो एक्चुअली क्या होगा कि अब हम यहाँ पे हमने देखा, वैसे तो अगर हम देखें तो -π से 0 के बीच में भी दिख रहा है हमें, लेकिन हमने क्या किया कि हमें समझ में आता है कि दो तरह की कैटेगरी बन रही है, एक -π/2 से +π/2 की, जैसे ऊपर हमने साइन के लिए देखा था या कॉस के लिए देखा, तो ये 0 से पाई के लिए बन रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इन्हीं दो कैटेगरी में काम करेंगे। हम इसकी डोमेन फिक्स करते हैं 0 to पाई और इसकी रेंज फिक्स करते हैं, मतलब कोडोमेन फिक्स करते हैं -1 to +1, जिससे इसकी रेंज भी फिक्स हो जाएगी। और अब ये फंक्शन कैसा बन जाएगा, अब ये 1 1 and on 2 बन जाएगा और इसके लिए हम कॉस का ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो इसके लिए हम कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसे ग्राफ प्लॉट करेंगे वो देखते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ध्यान से देखना यार कैसा बनता है। मैं ग्राफ बोलूंगा कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है हमें। तो सिंपल सी बात है कि इसका डोमेन हो जाएगा -1 to +1 और जो इसका रेंज हो जाएगा वो हो जाएगा 0 to पाई। तो ये -1 मैंने यहां बना दिया और +1 मैंने यहां बना दिया और यहां पे कहीं बनाया मैंने π/2 और यहां पे मैंने बना दिया पाई। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। सपोर्टिंग लाइंस अगर हम ड्रॉ कर लेते हैं तो सपोर्टिंग लाइंस कुछ इस तरीके की दिखाई पड़ रही हैं और मैं ऐसे बोलूंगा कि कॉस का वैल्यू 1 कहां पे होता है, कॉस का वैल्यू 1 होता है 0 पे। 0 कहां पे होता है, π/2 पे। ये पाई था, ये π/2 है और -1 कहां पे होता है, पाई पे। और दूसरे वैल्यूज लेकर के अगर हम ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो ग्राफ मिलेगा हमें कुछ ऐसा। ठीक है, इस तरीके का ग्राफ हमें मिल रहा होगा। और ये ग्राफ कैसा है, ये एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ होने की वजह से हम क्या बोलते हैं कि अगर कभी ऐसा लिखा होगा कि cos इनवर्स x1 ग्रेटर देन cos इनवर्स x2, तो डिक्रीजिंग होने की वजह से, यहाँ पे x2 है तो हम डिक्रीजिंग होने की वजह से क्या बोलेंगे कि देन x1 लेसर देन x2, ऐसा हम बोल देंगे। ठीक है, कभी कभी इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से पकड़ लेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना और कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना। सिमिलरली हम लोग टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ और बना करके दिखाता हूं कि हम कैसे बनाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग आगे, उसके बाद रिमेनिंग ग्राफ आप देख सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, आप ट्राई भी कर सकते हो उसको। तो मैं एक टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको और बना के दिखाता हूं। नेक्स्ट है, थर्ड है ग्राफ ऑफ y इक्वल टू टैन इनवर्स एक्स। तो टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए यार एक्चुअली हमें टैन एक्स के ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो मैं टैन एक्स का ग्राफ पहले बताता हूं कैसा होता है टैन एक्स का ग्राफ। टैन एक्स का मैं ग्राफ बनाऊंगा कहां से कहां तक, -π/2 से +π/2 तक का। पहले टैन एक्स का ग्राफ मैं ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, तो इधर मैं दिखा देता हूं कि ये है सपोज -π/2 और इधर है ये +π/2, क्योंकि मैंने पहले आपको बता दिया कि इन्हीं दोनों इंटरवल के बीच में या तो 0 से पाई के बीच में इन्वर्टिबल बनेगा या फिर -π/2 से +π/2 के बीच में बनेगा। तो अभी तो ये फिलहाल -π/2 से +π/2 के बीच में बन सकता है। टैन एक्स का ग्राफ हम देखते हैं, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, यहां से स्टार्ट होता है और इधर जाएगा, फिर यहां से स्टार्ट होगा और इधर जाएगा। ठीक है, ये लास्ट वाला ग्राफ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं ठीक कर देता हूँ। यहां से स्टार्ट होके ये कुछ ऐसा जा रहा होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन है। अगर मैं y इक्वल टू टैन एक्स को ऐसा लिख दूं कि इसका डोमेन है -π/2 टू +π/2 और इसका कोडोमेन रख दूं रियल नंबर, तो यहाँ पे टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ एग्जिस्ट कर सकता है। अब टैन इनवर्स एक्स का ग्राफ एग्जिस्ट कैसे करेगा, तो टैन इनवर्स का ग्राफ एग्जिस्ट करने के लिए हम लोग एक बार यहाँ पे ग्राफ चेक करते हैं। ग्राफ में यहाँ पे दिखाने वाला हूं आपको। ठीक है, और ये भी बताने वाला हूं कि फंक्शन कैसा बन रहा होगा। तो y इक्वल टू टैन इनवर्स
एक्स जब आप लिखोगे तो इसकी डोमेन बन जाएगी ऑल रियल नंबर, और इसकी जो रेंज आएगी दैट इज -π/2 टू +π/2, ऐसी आ रही होगी। और ये मैं डॉटेड लाइंस बना लेता हूँ, मतलब कि सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने ये बना दिया है +π/2 वाला लाइन, और यहाँ पे बना दिया मैंने -π/2 वाला लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल। और आप ये देखो कि tan इनवर्स x का वैल्यू कैसा होगा। जब हम बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी जा रहा होगा तो ये π/2 की तरफ टेंड करेगा। π/4 कब होगा, 1 पे ये π/4 हो जाएगा, 0 पे 0 हो जाएगा। तो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा। यहाँ से ये टच कर गया, फिर से मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ। ये ग्राफ कुछ यहाँ से ऐसा जाता हुआ दिखेगा, जो लाइन को टच नहीं कर रहा है लेकिन उसके पैरेलल होता हुआ दिख रहा होगा आपको ऐसा। और इसी तरीके का ग्राफ आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा ऐसा, ये ग्राफ बनता हुआ दिख रहा होगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फंक्शन भी कैसा है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। और क्योंकि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसके लिए इसका इनइक्वालिटी सीधा सीधा ओपन हो जाएगा, जैसा है वैसा ही ओपन हो जाएगा। मतलब अगर कभी ऐसा लिखा हुआ है कि tan इनवर्स x1 ग्रेटर देन tan इनवर्स x2, देन हम क्या बोलेंगे, देन इट विल बी x1 ग्रेटर देन x2, ऐसा ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग 3 ग्राफ आप बनाओ, और मैं आपको अलग से दिखा भी दूंगा कि वो ग्राफ कैसे होते हैं, और फिर उसके बाद हम आगे वाले पॉइंट्स पे डिस्कशन करते हैं। तो यार हम लोग अब बचे हुए ग्राफ भी देख लेते हैं। बचे हुए ग्राफ में जैसे हमारे पास है 4th ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। तो हमें अभी ये ग्राफ प्लॉट करना है, y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। ये हम कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसके लिए हमें चाहिए y इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ, जो हम पहले देखते हैं। y इक्वल टू कॉसेक x का ग्राफ देखना होगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हें साइन x वाले ग्राफ की हेल्प की जरूरत होगी। मैं दिखा देता हूँ कैसा बनता है वो ग्राफ। तो जैसे साइन x का ग्राफ मैंने -π/2 से +π/2 के बीच में कंसिडर किया था, यहाँ पे भी ये ग्राफ में -π/2 से +π/2 के बीच में ही कंसिडर करने वाला हूँ। तो मैं इधर दिखा देता हूँ, सपोर्टिंग लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूँ। ये 1 पे बन रही है एक सपोर्टिंग लाइन, और दूसरी सपोर्टिंग लाइन बन रही होगी -1 पे, y इक्वल टू -1 पे बन रही होगी। ये दिखा दिया मैंने 1, और ये है -1। और इधर एक दिखाता हूँ मैं π/2 पे, क्योंकि हम -π/2 से +π/2 के बीच में बात करते हैं। तो π/2 पे ग्राफ, मतलब π/2 पे एक लाइन मैंने बना दिया पैरेलल टू y एक्सिस, और यहाँ एक -π/2 पे एक लाइन बना देते हैं दैट इज पैरेलल टू, अगेन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये 2 लाइन मैं ऐसे बना देता हूँ। सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ करना ग्राफ में हमेशा बहुत जरूरी होता है यार, तो उससे ही तुम्हें आइडिया मिल जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। अब ग्राफ प्लॉट करोगे, मेरा सपोर्टिंग लाइन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, तुम लोग एडजस्ट कर लेना यार। साइन एक्स का ग्राफ देखो ऐसा होता था, कुछ यहां से ऐसा जाता था, और यहां से ये कुछ ग्राफ ऐसा जाता था। इस तरीके का साइन एक्स का ग्राफ बनता था, ठीक है। तो हमें साइन एक्स का ग्राफ के बस सपोर्ट ही लेना है। तो ग्राफ बनाओगे तो कुछ ये ऐसा ग्राफ बनता है। कॉसेक एक्स का ग्राफ आपने देखा होगा, ये ग्राफ जो मैंने बनाया अभी, ये ग्राफ बनता है। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा अभी। ये ग्राफ बनता है कॉसेक एक्स का। तो अगर हम कॉसेक एक्स का ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ बन रहा है कुछ ऐसा। ये ग्राफ है कॉसेक एक्स का, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये वाला ग्राफ कॉसेक एक्स का ग्राफ है। तो मुझे क्या करना है, अब इसकी डोमेन और रेंज को रिस्ट्रिक्ट करना है। तो मैं बोलूंगा कि कॉसेक एक्स की डोमेन हम रख देते हैं -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे डिफाइन नहीं है। और रेंज रख देते हैं -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये मैंने इसकी कोडोमेन रख दी। तो जब तुम y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x डिफाइन करोगे तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x के लिए डोमेन और रेंज बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कुछ ऐसा बनेगा कि सच दैट -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी, ऐसा बन जाएगा। और इधर आ जाएगा -π/2 टू +π/2 एक्सेप्ट 0। ये आ गया, ठीक है। और अगर मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना होगा तो ग्राफ भी हम यहां से प्लॉट कर सकते हैं इसी डेटा को यूज करके। कैसे प्लॉट करेंगे वो भी देखते जाना यार। तो मैं यहां पे दिखा रहा हूं आपको। यहां पे हम क्या करने वाले हैं,
डोमेन में हमारे पास माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 तक जाना है हमें, एंड देन 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक जाना है। तो मैं यहाँ पे ये दो सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ। ये ऐसा होगा, 1 वाली लाइन ऐसी होगी विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और यहाँ पे ये -1 वाली है और यहाँ पे ये 1 वाली लाइन हमने बना ली। और उसकी रेंज के लिए कौन सी है, -π/2 से +π/2, तो मैंने ये बना दी +π/2 वाली लाइन ये, और इधर मैंने बना दी -π/2 वाली लाइन ये बना दिया। सो दिस वन इज +π/2 एंड दिस वन इज -π/2, एंड हमें जो नहीं लेना है वो है 0। अब इसके बाद हम चालू करते हैं। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो हमें कैसा दिखाई पड़ रहा होगा, -∞ से -1 जरा देखते हैं। तो इधर तुम ऐसे देखो, π/2 पे वैल्यू 1 आ रहा है, तो ऑब्वियसली 1 पे जो वैल्यू होगा वो π/2 आएगा, ऐसा होगा। फिर हम π/2 से 0 की तरफ जाते हैं तो वैल्यू इन्फिनिटी जाता है, तो जब यहाँ पे हम इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे तो ये वैल्यू 0 की तरफ आ रहा होगा। तो ग्राफ जब तुम प्लॉट करोगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा होगा, ये ग्राफ जा रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा होगा। अभी इस केस में जो ग्राफ हमें दिख रहा है वो डिसकंटिन्यूअस ग्राफ है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है। और ग्राफ देखोगे तो पार्ट वाइज डिक्रीजिंग है, अलग अलग इंटरवल में डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हम इनइक्वालिटी वाले फंडे नहीं लगा सकते क्योंकि ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का ग्राफ है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये ग्राफ समझ में आ रहा होगा। तो अब देखो, मैंने यार काफी सारे ग्राफ्स आपको बता दिए, और अब आपको क्या करना है कि सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ और कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ आपको अपनी तरफ से बनाना है। और एक चीज मैं आपको यहां जरूर बताऊंगा जो आपको याद रखनी है, वो क्या है, इसको गुरु मंत्र की तरह याद रख लो। मैं लिख भी देता हूं गुरु मंत्र, इसको बिल्कुल गुरु मंत्र की तरह याद रख लो क्योंकि यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है कि हम दो सेट बना लेते हैं, एक साइन इनवर्स एक्स का सेट है, एक कॉसेक इनवर्स एक्स का सेट है, मतलब इसी सेट में ही ये है, tan इनवर्स एक्स है। इनके तीनों के अगर हम रेंज देखते हैं तो रेंज में साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो होता है वो -π/2 से +π/2 होता है। कॉसेक इनवर्स का रेंज भी यही होता है, -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। और tan इनवर्स एक्स का रेंज जो होगा वो हो जाता है -π/2 से +π। मतलब इसमें जो भी वैल्यू आ रही है ये वैल्यू एंगल के टर्म में फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल में आएंगी। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ आपको तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अगर आप कभी भी इनका वैल्यू निकालने जा रहे होगे तो ये क्या होगा, या अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से π/2 के बीच में अकर कर रहा होगा इसका रेंज, और अगर नेगेटिव वैल्यू है तो ये -π/2 से 0 जा रहा होगा, इस तरीके का होगा। ठीक है। जबकि एक दूसरा सेट है जहां पे क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, वहीं पे है हमारे पास सेक इनवर्स एक्स, और वहीं पे है हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स। तो जब कॉस इनवर्स एक्स का बनाते हैं तो इसका रेंज जो आता है दैट रेंज इज फ्रॉम 0 टू पाई। सेक इनवर्स का देखोगे तो 0 टू पाई एक्सेप्ट 1 पॉइंट दैट इज π/2। आप जब ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और कॉट इनवर्स एक्स का जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब ऐसा। तो जब तुम एंगल वाले ग्राफ पे जाओगे तो तुम देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब पॉजिटिव वैल्यूज जो होंगी वो 0 से π/2 के बीच में आ रही होंगी, और जो नेगेटिव वैल्यू होंगी वो π/2 से पाई के बीच में आएंगी। तो ये समझना जरूरी है कि ये जो cos x, sec x और cot x होते थे वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाते थे, तो उसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और पॉजिटिव वैल्यू जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब कि यहाँ आ रही है। ठीक है। और जबकि इधर देखोगे साइन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स और टैन इनवर्स के केस में तो पॉजिटिव वैल्यू 0 से π/2 जा रही है और नेगेटिव वैल्यू -π/2 से 0 जा रही है। तो आपको ये सब चीजें याद रखनी बहुत जरूरी है। ये याद रखोगे तो आपको काफी हेल्प मिलने वाली है। काफी सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे ही सॉल्व होते हैं। डोमेन और रेंज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो यार हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं यार। यहाँ पे जो दिखाई पड़ रहे हैं क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चन पहला फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द डोमेन। तो डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं ऐसा लिख रहा हूँ सॉल्यूशन ऑफ 1 एंड फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन देख रहा हूँ। किसका डोमेन चाहिए हमें, साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 1 का। ठीक है, हमें इसका डोमेन चाहिए। तो देखो क्लियर सी बात है कि अगर साइन इनवर्स x लिखा होता है तो तुम डायरेक्टली बोल देते हो कि x लाइंग बिटवीन -1 टू +1। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² - 1 फंक्शन ऑफ फंक्शन जैसा केस है, तो हम क्या बोलेंगे, डोमेन के लिए क्या होना चाहिए 2x² - 1
मस्ट लाई बिटवीन -1 टू +1, मतलब हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है। अब अगर हम पूरे में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 2x² और यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो 0 ही रहने वाला है, x² रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखो ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तो कोई फायदा है नहीं, क्योंकि ये तो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू ही होता है। तो बेसिकली जो हमें सॉल्व करना है वो है ये वाला इनइक्वालिटी। ठीक है, तो जब हम ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो हम बोलेंगे कि हमें सॉल्व करना है x² - 1 लेसर देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करोगे तो ये आ जाएगा x - 1 इंटू x + 1 लेसर देन इक्वल टू 0। और फिर इसके बाद तुम यहाँ पे वेवी कर्व ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे तुम दिखाओगे दो क्रिटिकल पॉइंट -1 एंड +1, और ये ऐसा बना दो। अगर आपने वेवी कर्व या इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं करना आता है आपको, तो आप वो मेथड देख सकते हो वहाँ पे जा करके, FOM के लेक्चर्स देखो, वहाँ पे दिख जाएगा। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो हमें x का वैल्यू क्या दिखाई पड़ रहा है, -1 से +1। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा फाइनल आंसर होगा दैट इज x बिलोंग्स टू -1 टू +1, ऐसा आ जाना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमें सेकंड क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या है कि हमें डोमेन फाइंड करना है सेक इनवर्स ऑफ x² + 3x + 1 का। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि सेक इनवर्स x का डोमेन क्या होता है कि या तो x 1 से ग्रेटर होना चाहिए या फिर -1 से लेसर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो x² + 3x + 1 है, either it should greater than equal to 1 or x² + 3x + 1 लेस देन इक्वल टू -1, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमें एक्चुअली इन दोनों को सॉल्व करना है। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ से देखोगे तो ये 1 और 1 कैंसिल हो रहा होगा, और यहाँ से अगर मैं x कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा x × x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब इसका वेवी कर्व ड्रॉ करोगे, मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है -3 और यहाँ पे आ रहा है 0। तो जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला पार्ट नेगेटिव रहेगा, यहाँ वाला पार्ट पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्या मिलेगा, x बिलोंग्स टू -∞ टू -3 यूनियन 0 टू ∞। एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, x² + 3x + 2। तो जब तुम इसको लेस देन 0 है, जब तुम इसको फैक्टराइज करोगे तो ये मिलेगा x + 2 × x + 1। और जब यहाँ भी वेवी कर्व बनाएंगे तो हमें आंसर मिल रहा होगा x बिलोंग्स टू -2 टू -1, -2 टू -1, बोथ ऑफ देम आर इंक्लूडेड। तो फाइनल आंसर क्या होगा, -∞ टू -3 यूनियन -2 टू -1 यूनियन 0 टू ∞। क्योंकि मुझे लास्ट में ये और वाली सिचुएशन है तो इसका पूरे का यूनियन लेना पड़ेगा मुझे। सो फाइनल आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। दूसरे बेसिक क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ इवैल्यूएट करना है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इन क्वेश्चन का पिक्चर ले लेना। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 दिखाता हूँ कैसे करेंगे हम। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉल्यूशन 2, और वहां पे लिखा हुआ था साइन ऑफ π/3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ -½ ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा हो ना तो उसमें जो भी इनवर्स फंक्शन आता है उसको साइड में थीटा ले लिया करो। तो जब साइन इनवर्स ऑफ -½ को आप थीटा ले लोगे साइड में, तो यहाँ पे देखो तुम्हें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें कैलकुलेट करना है साइन π/3 माइनस थीटा। हमें अगर थीटा का वैल्यू मिल जाएगा तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे देखते हैं ये क्या आ रहा होगा, साइन थीटा का वैल्यू आ रहा होगा -½ साइन थीटा का वैल्यू नेगेटिव यानी फोर्थ क्वाड्रेंट और -½ है, तो थीटा का वैल्यू -π/6 मिलेगा। अब ये थीटा का वैल्यू अगर मैं -π/6 यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो मुझे मिल रहा होगा साइन ऑफ π/3 माइनस ऑफ -π/6, तो इट इज +π/6। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, साइन π/2, एंड साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1। तो हमें ये मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं जब भी कुछ वो इवैल्यूएट करने के लिए बोल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन कैसा बनता है, तीसरा क्वेश्चन बनता है इनइक्वालिटीज पे बेस्ड, जैसा ऊपर दिखा रहा था मैं। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि प्रीवियस पेज में इनइक्वालिटी पे बेस्ड क्वेश्चन क्या था, क्या दिया हुआ था। तो ये दिया हुआ साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन -1, ये दिया है सबसे पहला वाला। तो मैं सबसे पहला ही करता हूँ। हमें क्या सॉल्व करना है, इसका फर्स्ट पार्ट साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन -1। देखो जब भी इनइक्वालिटी दी होती है ना तो हमें एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ती है कि साइन इनवर्स x का रेंज क्या है।
वो कहां से कहां तक लाई कर रहा है, क्योंकि ये सब रिस्ट्रिक्टेड रेंज वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे लिख जरूर लिया करो कि वो तो क्वेश्चन तो वो दे रहा है, बट हमें ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स कैसा होता है। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाई टू एंड लेस देन इक्वल टू प्लस पाई बाई टू। तो तुम क्या करोगे कि इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो एक साथ में, ठीक है। इंटरसेक्शन ले लोगे तो क्वेश्चन प्रॉपर हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं लेंगे तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर में क्लियर भी हो जाएगा वैसा क्यों है, क्योंकि साइन इनवर्स क्यों है अभी भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, पाई बाई टू के आगे नहीं जा सकता है। अगर हम यहां से करेंगे तो -1 के आगे तो ये इन्फिनिटी तक पहुंचा देगा, तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन भी ध्यान में रखना है। तो अब जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन -1 मिलेगा, और यहां से मिलेगा लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू। अब क्योंकि साइन इनवर्स का केस है, अगर हम पूरे में साइन लगा भी देते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने बताया था, क्योंकि साइन इनवर्स जो होता है वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी इसकी वजह से चेंज नहीं होती है। तो ये कुछ ऐसा तुम्हें दिख रहा होगा यहां तक। और अगर तुम इसको वैल्यू देना चाहो तो साइन इनवर्स, सॉरी ये साइन इनवर्स मैंने गलती से लगा दिया, दैट इज नॉट इनवर्स, दैट इज साइन ओनली, ठीक है। तो साइन ऑफ -1 क्या बन जाएगा, माइनस साइन 1, तो उसको मैं लिख देता हूं माइनस साइन 1, और यहाँ पे आ जाएगा x एंड साइन पाई बाई 2 इज 1, ये आ जाएगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट क्या था वो देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट पे चलोगे तो सेकंड पार्ट हमें दिख रहा था cot इनवर्स x लेस देन -√3, ये है cot इनवर्स x लेस देन -√3। तो जरा इसको लिखते हैं cot इनवर्स x लेस देन -√3। लेकिन cot इनवर्स x की रेंज क्या होती है ये बताओ। cot इनवर्स x की रेंज होती है ये 0 से लेकर के पाई तक कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट पाई बाई 2, बस पाई बाई 2 नहीं हो सकता। तो तुम ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि ये -√3 से लेसर होना चाहिए, और यहां जबकि कंडीशन है कि 0 से पाई तक जाना चाहिए। तो एक्चुअली इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है। कॉमन नहीं आ रहा तो ये जो इनइक्वालिटी दी है ना, ये बेसलेस है, इसमें x का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, नो वैल्यूज ऑफ x। ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि ये करना बहुत जरूरी होता है। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है वो भी देख लेते हैं एक बार। तो ये दिया हुआ cos इनवर्स x लेस देन 2, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स x लेस देन 2, बट cos इनवर्स x होता कैसा है, 0 से लेकर के पाई तक जाता है ये तो जब हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए, 0 से पाई का वैल्यू 3.14 है, ये 2 ही है। तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो आएगा 0 cos इनवर्स x, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब क्योंकि ये cos का इनइक्वालिटी है, अगर मैं पूरे में cos लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था cos डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, इनइक्वालिटी पे साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा cos 0, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ पे आ जाएगा cos 2। तो cos 0 का वैल्यू कितना आता है 1, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा cos 2। सो दिस इज द फाइनल आंसर, x इज लाइंग बिटवीन cos 2 to 1। तो इस तरीके से हम इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो आप मुझे एक बार डाउट सेशन में जरूर ये सारी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। और इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पे। तो जो प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को मैं बोलता हूँ इंटर कन्वर्जन, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे नंबर 1 प्रॉपर्टी which is known as interconversion। इंटरकन्वर्जन का मतलब क्या है कि हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहां पे मैं हमेशा x को पॉजिटिव ही लूंगा। मैं पहले लिख देता हूं कि when x is greater than 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू। मैं क्यों पॉजिटिव ले रहा हूं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आती हैं।
चाहे साइन इनवर्स में हो, चाहे कॉस में हो, चाहे कॉट में हो, चाहे टेन में हो, सबकी पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती है, तो वहां पे इंटर कन्वर्जन करना आसान हो जाएगा। और अगर एक्स नेगेटिव होगा तो हम उसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल के। तो अभी हमने लिखा कि व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, अब सपोज एक्स ग्रेटर देन 0 है तो तुम साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो एंड टैन इनवर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, दो कॉट में, सेक, कॉसेक में, किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो एक्चुअल तो हम पहले ये देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। और कन्वर्जन इसलिए भी इजी क्योंकि एक्स पॉजिटिव है तो सबका फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू है। इसको करने का मेथड क्या होता है? इसको करने का मेथड ये होता है कि तुम साइन इनवर्स एक्स को यहाँ पे साइड में, मैंने कहीं पे साइन इनवर्स एक्स को थीटा ले लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा साइन थीटा। और अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दूं यहाँ पे, जहां पे मैं दिखाऊंगा कि ये थीटा है, तो ये x/1 है, ये x होगा तो ये 1 हो जाएगा, तो ये आएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो मैंने बेस वहां से कैलकुलेट कर लिया। अब अगर मैं यहां से cos थीटा कैलकुलेट करूं तो cos थीटा क्या आ रहा होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर मैं यहाँ से थीटा का कैलकुलेट करूंगा तो ये मुझे क्या मिलेगा? cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, साइन इनवर्स एक्स को ये थीटा लिया था और थीटा को जब हमने कॉस में कन्वर्ट किया तो क्या आ गया? कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। और अगर यहीं पे मैं टैन थीटा कैलकुलेट कर देता तो देखो टैन थीटा मुझे क्या मिलने वाला था? टैन थीटा मिलने वाला था x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से जब हम थीटा निकालते तो टैन इनवर्स के केस में क्या आता है? x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि साइन इनवर्स एक्स को कॉस इनवर्स में और टैन इनवर्स में कन्वर्ट कर लिया। यही सेम मेथड आप क्या कर सकते हो कि अगर सपोज आपको वो कॉस इनवर्स एक्स में दिया होगा और वो आपसे पूछेगा कि कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करो, तो डेफिनेटली ये साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा। और अगर वो बोलेगा कि आप इसको टैन इनवर्स में कन्वर्ट करो, तो टैन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो ये तुम्हें क्या मिल रहा होगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ऐसा मिल रहा होगा। और ये भी तुम सेम यही ट्राइंगल बना करके प्रूव कर सकते हो, ट्राई भी करके देखना एक बार। फिर हम ऐसे थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में अगर मैं टैन इनवर्स एक्स को कन्वर्ट करना चाहूँ, किस में कन्वर्ट करना चाहूंगा? सपोज साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग ट्राई करके देखना ऐसा आ रहा है या नहीं। सेम इसको थीटा लेना और ट्राइंगल बनाना और यही ट्राई करके देखना। और कॉस इनवर्स में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूंगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये ट्राई करके देखो, ये सारी चीजें आ रही है या नहीं, ये मुझे बताओ, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि जब वो माइनस आ जाता है अंदर तब हम क्या करते हैं, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी देख लेते हैं। होपफुली फर्स्ट प्रॉपर्टी सबको समझ में आई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी में मैं आपको पहले ही बता देता हूं, जैसे कि सपोज अगर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स तो डेफिनेटली माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। ऐसे ही tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो भी क्या होगा? माइनस tan इनवर्स एक्स होगा। एंड इवन cosec इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, वो क्या हो जाएगा? वो आएगा माइनस टाइम्स cosec इनवर्स एक्स। देखो जिनकी रेंज जो है ना वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट वाली है, उसमें तो तुम माइनस डायरेक्टली बाहर निकाल सकते हो। क्यों निकाल सकते हो? क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट में आ रही तो नेगेटिव वैल्यू सेकंड में आ रही होगी। पॉजिटिव वैल्यू में आंसर अगर थीटा आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू में माइनस थीटा आएगा, तो इसलिए हम माइनस बाहर डायरेक्टली ही निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो हम इसको बोलेंगे इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, या सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसको बोलेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। या फिर लिखा होगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, तो इसको हम बोलेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब इसको ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इन सब की वैल्यू जो होती है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, नेगेटिव वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पॉजिटिव के लिए अगर थीटा आ रहा होगा तो नेगेटिव के लिए पाई माइनस थीटा आ जाएगा। ये तो डायरेक्टली समझने वाली बात हो गई। लेकिन अगर सपोज हमें प्रूव ही करना हो, मैं कॉस इनवर्स एक्स वाला एक प्रूव करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करके देखना। मैं कॉस इनवर्स एक्स को प्रूव करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्या किया? कॉस इनवर्स एक्स को माइनस एक्स को मैंने थीटा ले लिया, तो यहां से माइनस एक्स क्या आ जाएगा? कॉस थीटा आ जाएगा। तो अच्छा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स को अगर मैंने थीटा लिया है तो ये श्योर सी बात है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई लाई करना चाहिए। ये तो आपको सबको समझ में आ रहा होगा।
क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स का रेंज ही वही होता है। अब एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से, माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कॉस थीटा का वैल्यू नेगेटिव कब आता है, जब ये हम लिख देंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा हो। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अगर हम पाई माइनस थीटा करके देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा होगा, यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं माइनस थीटा करूंगा तो ये आ रहा होगा माइनस पाई टू जीरो, और पाई ऐड कर दूंगा तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 टू पाई, मतलब पाई माइनस थीटा उसकी रेंज में आ भी रहा है। तो अगर मैं पाई माइनस थीटा और एक्स को इक्वेट करूंगा तो पाई माइनस थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल रहा होगा, कॉस इनवर्स एक्स। तो ध्यान से देखो, थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। थीटा आपने किसको कंसीडर किया था, थीटा आपने कंसीडर किया था इस टर्म को, और थीटा किसके इक्वल आ गया, इस टर्म के इक्वल आ गया। और हमने ये रेंज वाला जो कंसेप्ट है ना, ये यूज किया है हर जगह, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तुम इसको कुछ भी अज्यूम करते हो तो तुम्हें ये टर्म लिखना बहुत जरूरी है कि ये इसकी रेंज ये रहेगी। और उसके बाद फिर जैसे मैंने यहाँ पे मैनिपुलेशन किया कि माइनस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा लिखा, एक्स इक्वल टू माइनस कॉस थीटा लिखा, फिर मैं सोच रहा हूँ कि कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा। वैसे तो पाई प्लस थीटा पे भी हो सकता है, लेकिन पाई प्लस थीटा हमने नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ सोच के देखो, अगर हम पाई प्लस थीटा करते हैं ना तो पाई टू टू पाई चला जाता है, ये वाला टर्म पाई टू टू पाई चला जाता। तो होता क्या वहां पे, अगर पाई टू टू पाई जा रहा होगा तो हम प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि वो रेंज में नहीं आ रहा है, हमें रेंज में लाना है, इसलिए मैंने पाई माइनस थीटा किया। और यहाँ पे देखो पाई माइनस थीटा कर रहे होगे तो वो रेंज में उसके आ रहा है, क्योंकि कॉस इनवर्स हम तभी ले सकते हैं, ये जो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉस इनवर्स ले लिया ना, ये हम तब तक नहीं ले सकते जब तक कि ये वाला टर्म उसकी रेंज में ना लाई कर रहा हो। अभी लाई करना था इसलिए मैंने ऐसा ले लिया, और फिर उसके बाद मैंने ये कंडीशन बना दी। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। वैसे डेरिवेशन रेयरली कोई पूछता है, आपसे यूज ही पूछा जाएगा, तो आपको वो यूज समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स। मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन वाला केस है, जैसे फंक्शंस के मैंने लास्ट में बताया था ना कि अगर फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स होता है तो एक्स ही आ जाता है, तो वही सेम चीज यहाँ पे भी है, लेकिन बस हमें यहाँ पे थोड़ा डोमेन और रेंज का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। अगर मैंने लिखा है यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू जो होता है वो एक्स ही आता है। और ये x आता तो है, लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखनी है कि ये जो x होगा, ये वाला x -1 से लेकर के +1 तक होगा। क्यों होगा ये समझना बहुत जरूरी है। देखो ये मैंने फंक्शंस में बताया था आपको कि f ऑफ f इनवर्स x अगर होता है तो x आता है, लेकिन तुम ऐसे समझ के देखो कि ये जो साइन इनवर्स x है ना, ये इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, साइन के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। साइन का तो क्या है कि डोमेन ऑल रियल नंबर है, रेंज -1 to +1 है, ठीक है, लेकिन साइन इनवर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि साइन इनवर्स की डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है। अगर x का वैल्यू मैंने इसके बाहर कुछ भी डाल दिया तो ये अंदर वाला जो फंक्शन है ये कभी डिफाइन हो ही नहीं पाएगा। तो सिर्फ वो डिफाइन रहे उसके लिए हम x का वैल्यू -1 से +1 लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जैसा साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बना है, वैसे कॉस इनवर्स x का ग्राफ बनाओगे तो भी वो यही रहने वाला है, यहाँ पे भी x आएगा, और इन दोनों के लिए ये वाली कंडीशन ट्रू रहती है क्योंकि साइन और कॉस दोनों की डोमेन सेम होती है। इसी तरीके से जब हम tan इनवर्स x का ग्राफ बनाते हैं तो ये भी x आ जाता है, और कॉट इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो वो भी x आ जाएगा। और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनकी जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर होती है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि इट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। थर्ड केस जो हम सेक और कॉसेक के लिए बनाते हैं, तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x अगर तुम बनाओगे तो ये x आ जाएगा। कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स x भी अगर तुम बना रहे होगे तो वो भी x आ जाएगा, लेकिन कब? वो फिर से इसकी डोमेन के लिए, मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये डोमेन वाला कंसेप्ट यार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब हम ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं, मैंने कंपोजिट फंक्शंस में बताया भी था कि जब ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि अंदर वाला फंक्शन भी डिफाइन हो और बाहर वाला भी डिफाइन हो, इसलिए हम ये कंडीशन लगा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, देखना, अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, सबसे पहले वाले का ग्राफ बनाता हूं, तो इसका ग्राफ बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा? क्योंकि ये -1 से +1 तक जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बनाया मैंने -1
और यहाँ पे बनाया मैंने +1 पे इसका वैल्यू +1 ही रहने वाला है, और -1 पे इसका वैल्यू -1 रहने वाला है। ठीक है, तो अगर तुम ग्राफ बनाओगे y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनना चाहिए, क्योंकि x ही आ रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ आ रहा है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। एक सेकंड में एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ यार। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ यहाँ से आ रहा होगा ऐसा, और इधर से भी ये ऐसा जा रहा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा दूसरा ग्राफ देखते हैं। दूसरा ग्राफ किसका है? वो इसका ग्राफ है। अगर हम लोग इसका ग्राफ बना रहे होंगे तो यहां भी एक्सेस बना लेते हैं, और यहाँ एक्सेस बनाने के बाद मैं कलर थोड़ा सा इसका चेंज कर लेता हूँ। ये तो सारे रियल नंबर के लिए ट्रू है, तो मतलब y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ही बनेगा यहाँ पे भी, ग्राफ तो यहाँ पे भी वही बनेगा, लेकिन किसके लिए बनेगा? अरे यार ये लाइन नहीं सीधी बन रही है, एक सेकंड रुको। ये y इक्वल टू एक्स की लाइन ही कंसीडर करना भाई, क्योंकि लाइन बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो मैंने ऐसा बना दिया। तो ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, लेकिन ऑल रियल नंबर्स के लिए। और ऐसे जब हम थर्ड वाले का ग्राफ बनाएंगे, तो थर्ड वाले का ग्राफ भी बनेगा तो y इक्वल टू एक्स का ही ग्राफ, लेकिन कैसा वो देखना पड़ेगा। तो चलो जरा वो देखते हैं कैसा ग्राफ बनेगा। वो ग्राफ जो भी होगा वो -1 से +1 तो लाई नहीं कर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा दिखा रहा हूं कि अगर मैं +1 पे देखूंगा तो +1 पे इसका वैल्यू 1 तो होगा, लेकिन 1 के पीछे, ये बीच में वैल्यू नहीं होगा, ये 1 के आगे यहाँ कहीं जा रहा होगा ऐसा। और -1 पे देखूंगा तो -1 पे इसका वैल्यू -1 तक होगा, और यहां से जा रहा होगा ऐसा। तो इस तरीके का ग्राफ बन रहा होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आने चाहिए। कभी कभी ऑप्शंस में ये ग्राफ भी पूछ ले जाते हैं। तो ये हमारा थर्ड प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 4 वो देखता हूं। इसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ 1/x, इस प्रॉपर्टी को। वैसे थर्ड से मिलता जुलता एक प्रॉपर्टी और है, लेकिन वो थोड़ा मैं आगे कराऊंगा, क्योंकि वो बड़ा प्रॉपर्टी है, अभी बीच में नहीं घुसाऊंगा। पहले इजी वाले प्रॉपर्टीज में पहले खत्म करवा रहा हूं। तो जब हम इसको देखेंगे तो इसमें सबसे पहला प्रॉपर्टी है कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, ऐसा हम बोल सकते हैं। दैट इज साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा। और ये कैसा होगा? फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन -1 टू +1। तो साइन इनवर्स x को कोसेक इनवर्स 1/x या कोसेक इनवर्स 1/x को साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। और कोसेक और साइन दोनों का डोमेन और रेंज सेम ही है, मतलब -π/2 से +π/2 लाई कर रहा है, तो ये इंटर कन्वर्जन जैसा ही केस है। ऐसे ही हम लोग अगर सेक इनवर्स 1/x लिखें तो वो cos इनवर्स x आ जाता है, या cos इनवर्स 1/x लिखें तो वो sec इनवर्स x आ जाता है। ठीक है, ये भी ट्रू है। और ये किसके लिए ट्रू है? दैट इज ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -1 टू +1। अब हम थर्ड पे आ रहे हैं। थर्ड में आता है cot इनवर्स cot इनवर्स, यहाँ पे x लिखो या -x लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -x भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो ये होगा पाई, एक सेकंड, पाई क्यों लिख रहा हूँ यार मैं? पाई नहीं होगा पहले, ये होगा tan इनवर्स 1/x फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0। जब तक x ग्रेटर देन 0 है, जब तक पॉजिटिव है, तब तक तो ये सीधा सीधा इंटर कन्वर्जन चलेगा। लेकिन अगर x नेगेटिव है तो हम इसको लिखेंगे पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि यार याद रखो, x नेगेटिव के लिए tan जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, जबकि cot जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। इसके लिए हम ऐसा बनाते हैं। वैसे समझने के लिए तो इतना ही काफी है कि ये फोर्थ में जा रहा है, नेगेटिव वैल्यू ले रहा होगा, पाई ऐड करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। लेकिन अगर तुम्हें प्रूफ भी करना हो थर्ड वाला, तो मैं इसको प्रूफ भी करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो इसको एक बार ध्यान से देखना, मैं x नेगेटिव के लिए प्रूफ कर रहा हूँ इसको, क्योंकि ये पॉजिटिव वाला तो इजीली प्रूव हो जाएगा। मैं लिख रहा हूँ व्हेन x लेस देन 0। इन दैट केस अगर मैं cot इनवर्स x को कुछ थीटा ले लेता हूं तो x का वैल्यू आ जाएगा cot थीटा।
अच्छा, एक चीज है कि x नेगेटिव है और कॉट इनवर्स x को थीटा लिया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि थीटा का वैल्यू जो होगा वो कैसा होगा, वो π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे tan थीटा लिखूंगा तो tan थीटा क्या आ जाएगा, cot थीटा को 1/tan थीटा लिखूंगा तो ये 1/x आ जाएगा। अब मैं थीटा का tan इनवर्स नहीं बना सकता, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मैं थीटा को डायरेक्टली tan इनवर्स x लिखने की tan इनवर्स 1/x लिखने की कोशिश करूंगा तो ध्यान से देखो कि tan इनवर्स कर दिया तो थीटा tan की डोमेन रेंज में आना चाहिए, और यहाँ पे तो tan की रेंज है नहीं, tan की रेंज तो कुछ और होती है। तो इसका मतलब ये है कि अभी अभी जो मैंने ये लिखा ये थोड़ा गड़बड़ है, इसमें मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं काम कर सकता हूँ। तो चलो जरा कुछ सोचते हैं हम क्या करें। हमें एक्चुअली थीटा किस में चाहिए, हमें चाहिए ये tan की डोमेन में। अगर मैं इसको tan ऑफ -π प्लस थीटा कर दूं, -π प्लस थीटा करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, tan थीटा कैन बी रिटन एज tan ऑफ -π प्लस थीटा, बिकॉज ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं, अगर मैं इसमें -π कर दूंगा तो इट इज -π/2, यहाँ पे थीटा और यहाँ पे 0, x की नेगेटिव वैल्यू के लिए थीटा की जो tan की जो इनवर्स की वैल्यू आती है वो -π/2 टू 0 होती है, यानी कि -π प्लस थीटा कैन बी रिटन एज tan इनवर्स 1/x। ये बिल्कुल करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारा थीटा आने वाला है वो उसकी रेंज -π प्लस थीटा जो है, सॉरी मैंने यहाँ पे -π प्लस थीटा नहीं लिखा है, वो इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं लिख देता हूँ इसको। अगर मैं इसको -π प्लस थीटा लिख दूं तो -π प्लस थीटा कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे -π प्लस थीटा और यहाँ पे 0। तो ये जो -π प्लस थीटा है ये tan की रेंज में लाई कर रहा है, और अगर tan की रेंज में लाई कर रहा है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो थीटा को तुम क्या लिख सकते हो, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x। यार ये जो बार बार मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ ना स्पेशल केसेस, ये क्वेश्चंस में बहुत यूज होते हैं, इसलिए याद रखा करो। तो इसके लिए देखो ये थीटा हमने क्या कंसीडर किया था, कॉट इनवर्स x कंसीडर किया था, और वो किसके इक्वल आ गया, पाई प्लस tan इनवर्स 1/x के इक्वल आ गया। तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझना है। आप लोग एक बार इस चीज को देखो अच्छी तरीके से, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, नहीं आता है तो डाउट्स में डिस्कशन करो मेरे साथ में, ठीक है। अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 पे। व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 5? तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में लिख रहा हूं, ये होती है कुछ इस तरीके की, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स टाइप की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं इसके एक एक करके सारे पार्ट लिख देता हूँ, और ये प्रूफ करना भी बहुत आसान काम होता है, डिफिकल्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू, इसका वैल्यू आता है π/2, लेकिन हमें एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि ये कब होगा, फॉर ऑल एक्स लाइंग बिटवीन -1 to +1, मतलब एक्स उसकी डोमेन में लाई करना चाहिए। ये रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन वाले केस होते हैं ना, इसलिए हमें ये सब चीजें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। दूसरा कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, तो ये भी क्या होता है π/2, बट यहाँ पे क्या होगा, एक्स उसकी डोमेन में लाई करना चाहिए, मतलब कि एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। और थर्ड केस क्या होता है, थर्ड केस होता है tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x एंड दैट इक्वल टू π/2, और ये कब होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो यहाँ कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता है, ठीक है। इसको भी डिराइव करना बहुत आसान है, जैसे मैं किसी एक को प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी दोनों तुम लोग अपनी तरफ से ट्राई करना। तो मैं प्रूफ कर रहा हूँ फर्स्ट वाला, मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को ले लिया थीटा, तो जैसे ही मैं इसको साइन इनवर्स x को थीटा लूंगा तो थीटा उसकी रेंज में लाई करना चाहिए, यानी कि -π/2 से +π/2 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बोलूंगा कि x हो जाएगा साइन थीटा, ये भी ठीक है। साइन थीटा को मैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं, यहां तक भी ठीक है। पर इसके बाद मैं ले लेता हूं cos इनवर्स दोनों साइड पे, तो cos इनवर्स x और यहाँ पे आ जाएगा π/2 माइनस थीटा। लेकिन जब मैंने π/2 माइनस थीटा लिखा तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि cos इनवर्स x की रेंज में लाई कर रहा है या नहीं। तो चलो यहाँ से चेक करते हैं, अगर थीटा ये है तो माइनस थीटा भी यही होगा, क्योंकि वो भी -π/2 से +π/2 ही लाई करेगा। और अगर मैं पूरे में π/2 ऐड कर देता हूँ तो यहाँ 0, यहाँ π/2 माइनस थीटा और यहाँ पे आ जाएगा पाई, तो ये 0 to पाई लाई कर रहा है, जो cos इनवर्स x की रेंज भी है, मतलब यहाँ तक भी करेक्ट है। तो अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे दिस इज cos इनवर्स x, दिस इज π/2, थीटा की जगह तुमने थीटा क्या अज्यूम किया था, साइन इनवर्स x, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तुम्हें जो फाइनल आंसर अब मिलेगा यहाँ से वो क्या मिलेगा, cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू π/2,
तो जो प्रॉपर्टी हम लोग डिराइव कर रहे थे वो डिराइव हो गया है। इस तरीके से आप दोनों प्रॉपर्टीज डिराइव कर सकते हो। ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टीज है जिनपे बोर्ड में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जेई की जो प्रॉपर्टीज है उनको मैं आगे लेकर के आऊंगा। अभी तक जो मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की है बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी थी जिसमें बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी कुछ कुछ क्वेश्चंस भी इनके करेंगे, फिर हम थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टीज पे मतलब कि डिफिकल्ट प्रॉपर्टीज पे चलेंगे। कोई भी डाउट हो यार तो डाउट सेशन में जरूर पूछना, और अगर कोई सजेशन हो तो वो भी देते रहना यार, ठीक है। फीडबैक जरूर फिल करना यार। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, जो अभी हमने ऊपर 3-4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है, तो उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इवैल्यूएट करना है, कहीं कहीं पे इंटर कन्वर्जन यूज होगा, कहीं कुछ और यूज होगा, तो एक एक करके देखते जाते हैं। सपोज हमें ये इवैल्यूएट करना है कि साइन ऑफ tan इनवर्स 3/4, ये हमें इवैल्यूएट करना है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जहां पे भी आपको इनवर्स फंक्शन दिखाई पड़ रहा हो, आप साइड में क्या किया करो, उसको ही थीटा अज्यूम कर लिया करो। तो tan इनवर्स 3/4 को आपने थीटा अज्यूम कर लिया, तो एक्चुअल में अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से हमें मिलेगा tan थीटा इक्वल टू 3/4, ये आपको मिल गया। तो आप क्या करोगे, आप एक ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे आप दिखा दो कि ये थीटा है, ये है 3, ये है 4, तो पाइथागोरस से 5 आ जाएगा। और अगर आप साइन थीटा निकालोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल रही होगी, 3/5। तो ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन हमें दिख रहा है tan ऑफ 1/2 cos इनवर्स √5/3, ऐसा है। ये है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हमें ये सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, फिर से जो इनवर्स में लिखा हुआ है यानी cos इनवर्स √5/3, इसको हम थीटा ले लेते हैं। तो यहां से cos थीटा का वैल्यू हमारे पास वैसे ही क्या आ जाएगा, √5/3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम देखोगे तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना होगा, tan θ/2। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो cos थीटा की, और हमें फाइंड करना है tan θ/2। तो हम यार क्या करते हैं, यहां से ना cos थीटा का फॉर्मूला, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। और यहाँ पे क्या दिख रहा होगा तुम्हें, यहाँ पे दिख रहा होगा √5/3, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज कर लो इस स्टेप पे, तो तुम्हें क्या मिलेगा, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करने का। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहले ऐड करते हैं। ऐड करोगे तो इधर 2 आ जाएगा, और इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो -2 tan स्क्वायर θ/2 आ जाएगा। इधर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा √5+3, और यहाँ पे ऐड करोगे तो आ जाएगा √5 - 3। अगर आपने कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो नहीं पढ़ा है तो आपको एक बार FOM के लेक्चर जरूर देखने चाहिए। ये कैंसिल करो, ठीक है। और इसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे फर्दर, तो तुम यहाँ पे देखो रेसिप्रोकल, ये माइनस साइन भी एडजस्ट कर देते हैं और रेसिप्रोकल भी कर लेते हैं। तो हमें tan स्क्वायर θ/2 का वैल्यू मिल रहा होगा 3 - √5/3 + √5। तो अगर मैं tan θ/2 का वैल्यू निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - √5/3 + √5। तुम चाहो तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको थोड़ा और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन देख लिया। फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन को मैं यहाँ यहीं पे ही साइड में बता देता हूँ, कोई डिफरेंट कलर यूज करके। चलो मैं थोड़ा लाइट कलर यूज कर लेता हूँ। थर्ड क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करते हैं, ज्यादा बड़ा है नहीं इसके लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है cos ऑफ साइन इनवर्स π/6, ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो साइन ऑफ साइन इनवर्स x क्या होता है, वो तो x ही बन जाता है। और यहाँ पे π/6 दिखाई पड़ रहा है, तो हम साइन ऑफ साइन इनवर्स x को डायरेक्टली π/6 बोल देंगे। एंड cos π/6 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। तो हमने इसको डायरेक्टली यहाँ पे ऐसा लिख दिया, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन इजी सही था। जनरली जैसा सेकंड क्वेश्चन है ना, इस तरीके के क्वेश्चन काफी सारे बनते हैं, और थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इससे बढ़ाया जाता है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन पे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूँ, दिस इज cos ऑफ 2 cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, ये हमें फाइंड करना है। और उसने साथ में ये भी दिया हुआ है कि व्हेन x = 1/5, ये भी दिया हुआ है। चलो इसको कैलकुलेट करते हैं यार। तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ। मैं लिखूंगा cos ऑफ 2 cos इनवर्स x को लिखूंगा मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, प्लस यहाँ पे लिख दूंगा साइन इनवर्स x।
और x 1/5 उसको हम बाद में देखेंगे। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये वैल्यू जो है ये है π/2, तो हमें क्या मिल रहा होगा cos ऑफ π/2 प्लस साइन इनवर्स x। तो अगर तुम यहाँ से cos π/2 प्लस थीटा करोगे, नहीं सॉरी ये तो cos इनवर्स x ही आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसको π/2 लिखा है, ये cos इनवर्स x बचा होगा। तो cos π/2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन ऑफ cos इनवर्स x। ये साइन ऑफ cos इनवर्स x आ गया। अगर cos इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लूं बाय यूजिंग दैट इंटर कन्वर्जन फॉर्मूला, तो वो क्या बनेगा, साइन इनवर्स ऑफ √1 - x²। और फिर ये साइन ऑफ साइन इनवर्स हटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √1 - x²। ये सब प्रॉपर्टी यूज करके ही कर रहे हैं। और बाद में अगर हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x का वैल्यू तो 1/5, दैट इज 1/25। सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी √24/5। ऐसा आंसर हमें मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम ये सारे के सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम चल रहे हैं यार एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे। ये क्वेश्चंस तो मैंने बता दिए, बेसिक क्वेश्चन है, आप थोड़े और प्रैक्टिस करो, और अगर कभी कुछ डाउट आएगा तो आप जरूर पूछो इन क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन हम आगे चल रहे हैं, जो है अभी तक हम लोगों ने कितने प्रॉपर्टीज कर लिए थे, एक बार मैं देख लेता हूँ, शायद 5 हो चुके थे प्रॉपर्टीज। ये थर्ड प्रॉपर्टी था, ये प्रॉपर्टी 4, प्रॉपर्टी 5। हाँ ठीक है, मैं प्रॉपर्टी 6 लिख रहा हूँ। वैसे प्रॉपर्टी पहले आना चाहिए था, लेकिन मुझे बड़ा प्रॉपर्टी दिखाई पड़ता है ना, थोड़ा अच्छा प्रॉपर्टी, इसलिए इसको मैं लास्ट में थोड़ा प्रॉपरली एक्सप्लेन करता हूं। तो ये 6th प्रॉपर्टी है हमारे पास, और 6th प्रॉपर्टी में होता है ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऐसा दिखाई पड़ता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जेई मेंस और एडवांस में तो इसके काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जो मैं सबसे पहली प्रॉपर्टी बताने वाला हूं वो है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, इसका वैल्यू क्या आता है? ठीक है, तो इसका वैल्यू जो होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। एक तो होता है, चलो मैं पहले इसको ना केस वाइज आपको बताता हूं, फिर वैल्यू डिफाइन करूंगा तो शायद ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें ग्राफ की भी जरूरत होती है, मैं ग्राफ भी जरा यहाँ पे साथ साथ में सब बना लेता हूँ, तो जब हम वो ग्राफ लेकर के चलेंगे ना तो और थोड़ा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं सपोर्टिंग लाइंस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ये -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करती हैं दोनों लाइंस, और आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो रेंज होता है वो भी -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करता है। तो मैंने इस तरीके के सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लिए यहाँ पे नीचे, ऊपर नीचे दोनों, एक -π/2 पे आ रहा होगा और एक +π/2 पे आ रहा होगा, इस तरीके से। ठीक है, ये -π/2 है, ऊपर वाला +π/2 है। पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा ये +π/2, और यहाँ पे एक पॉइंट आएगा -π/2। ठीक है, हम बोलते हैं कि इसका जो वैल्यू होता है वो होता है, अगर x का वैल्यू 2nπ -π/2 से 2nπ +π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो x का वैल्यू क्या, मतलब इसका, इस पूरे फंक्शन का वैल्यू आता है x - 2nπ, ये आता है। ठीक है, और अगर इसका वैल्यू 2n + 1π -π/2 से 2n + 1π +π/2 के बीच में लाई कर रहा होगा, तो इसका वैल्यू आएगा 2n + 1π - x। देखो ये देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ये फॉर्मूला, लेकिन लर्न करोगे तो बहुत सिंपल है। इवन मल्टीपल, देखो ये लिखा हुआ है इवन मल्टीपल ± π/2, तो अगर इवन मल्टीपल वाला केस होगा तो x माइनस इवन मल्टीपल हो जाएगा, और अगर ऑड मल्टीपल ± π/2 के बीच में x होगा तो ऑड मल्टीपल -x हो जाएगा। ठीक है, इसको हम समझते हैं एक एक केस करके। तो पहला हम क्या करते हैं कि ये वाला केस लेते हैं कि 0 - π/2 0 + π/2 वाला केस है। ठीक है, तो 0 - π/2 0 + π/2 पे ये मैंने पूरी सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। अब ध्यान से देखते जाना, इसका केस मैं इसके नीचे ही लिखने वाला हूँ, ये मैं केस 1 लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैं बोलूंगा कि केस 1 में क्या है, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन -π/2
2 प्लस पाई बाई 2 जब x ऐसा लाई कर रहा है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको लोगे y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और यहाँ पे तुम क्या बोलोगे कि साइन y कैन बी रिटन एज साइन x, तो y कैन बी रिटन एज x। और ये साइन बहुत आराम से हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है? क्योंकि हमने जो भी ये लिया है ना वैल्यू x का, और जो यहाँ से y का वैल्यू आ रहा है, देखो साइन इनवर्स को ही तो मैंने y अज्यूम किया है, तो साइन इनवर्स को y अज्यूम किया, तो ये याद रखना कि y का जो वैल्यू हमेशा होना चाहिए वो उसकी रेंज में लाई करना चाहिए, क्योंकि साइन इनवर्स को y लिया गया, साइन इनवर्स को y लिया तो हमेशा उसकी रेंज में लाई करना चाहिए। अगर वो उसकी रेंज में लाई नहीं करेगा तो वो प्रॉब्लम कर देगा हमारे लिए, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, साइन इनवर्स को साइन y लिखा, y का जब मैंने वैल्यू निकाला x, तो x जो है वो रेंज में लाई कर रहा है, रेंज में लाई कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ भाई यहाँ पे तो लिया जा सकता है। यहाँ पे जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसा बन जाएगा, इसको स्ट्रेट लाइन ही मानना है यार जो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्ट्रेट लाइन थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा ही बनता है हमेशा, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब दूसरा स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पे चल रहे हैं, तो ये 3 पाई बाई 2 आ जाएगा अगर पाई प्लस पाई बाई 2 कर दोगे। तो केस 2 में यहां लिखता हूं, केस 2 में क्या बोल रहा हूं कि व्हेन x लाइज बिटवीन पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2। अब समझना इस बात को, पाई माइनस पाई, ये ऑड मल्टीपल है, पाई माइनस पाई बाई 2 से पाई प्लस पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल माइनस पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल प्लस पाई बाई 2, मतलब इस इंटरवल की बात की जा रही है। अगर मैं यहां पे लिखूंगा कि y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x, और फिर मैं मिल दूंगा कि साइन y इक्वल टू साइन x, तो यहां पे y इक्वल टू x डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता। क्यों नहीं लिखा जा सकता? क्योंकि x का वैल्यू उसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि हम चलो साइन x को अज्यूम कर लेते हैं साइन पाई माइनस एक्स, बिकॉज साइन पाई माइनस एक्स का वैल्यू भी उतना ही आता है। अब जरा चेक करो कि क्या पाई माइनस एक्स उसकी रेंज में लाई कर रहा है। तो अगर x ये लिखा हुआ है, मैं देख लेता हूं एक बार यहीं से, माइनस एक्स देखूंगा तो क्या होगा, माइनस 3 पाई बाई 2 से लेकर के पाई बाई 2, और अगर मैं पाई माइनस एक्स करूंगा, मतलब दोनों साइड पे पाई ऐड कर दूंगा, तो ये माइनस पाई बाई 2 से लेकर के, सॉरी ये माइनस पाई बाई 2 था ना, पाई ऐड करोगे तो प्लस पाई बाई 2, तो अब माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 आ रहा है, पाई माइनस एक्स मतलब रेंज में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे y कैन बी रिटन एज पाई माइनस एक्स। लेकिन अब ये देखो स्ट्रेट लाइन बन गई, y इक्वल टू पाई माइनस एक्स। इसका अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ध्यान से देखना, स्लोप है नेगेटिव और y इंटरसेप्ट इसका पाई पे आना चाहिए। तुम ऐसे भी चेक कर सकते हो कि अगर x इक्वल टू पाई बाई 2 डालोगे तो वैल्यू क्या आ रहा होगा, पाई बाई 2 आ रहा होगा, x इक्वल टू पाई डालोगे तो 0, और 3 पाई बाई 2 डालोगे तो माइनस पाई बाई 2। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनेगा कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब इसके बाद तुम फर्दर क्या बोल सकते हो कि चलो हम 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 का ग्राफ बनाएंगे। तो फिर से तुम्हें ऐसा ही केस लेना पड़ेगा, और अब जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ये कुछ ऐसा जा रहा होगा आगे। और इसी तरीके से अगर मैं माइनस के लिए, मतलब 2 केस मैंने तुम्हें दिखा दिए हैं, तुम और केस अपनी तरफ से यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो जब तुम ये केस और अपने थोड़ा सा रिसर्च करोगे, इसी तरीके से डिराइव करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें ये जिग जैग टाइप का ग्राफ बनता हुआ दिखाई पड़ रहा होगा हमेशा, ठीक है। ये आ रहा होगा माइनस 3 पाई बाई 2, यहां से जाओगे तो इधर जा रहा होगा ग्राफ, तो ये ऐसा जिगजैग ग्राफ तुम्हें बनता हुआ दिख रहा होगा। अब तुम ध्यान से देखो, जब इवन मल्टीपल प्लस माइनस पाई बाई 2 है तो स्लोप पॉजिटिव है, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 है तब भी स्लोप पॉजिटिव है। तो जब हम जनरलाइज, अच्छा है कैसा, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव, वाई इंटरसेप्ट 0, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव बट वाई इंटरसेप्ट देखोगे तो कितना आएगा, माइनस 2 पाई, आगे माइनस 4 पाई। तो जब हम जनरलाइज करेंगे 2n पाई के लिए करेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2n पाई आ जाएगा, क्योंकि देखो 0 प्लस माइनस पाई बाई 2 पे लाइन आ रही है, y इक्वल टू x, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पे लाइन आ रही है, y इक्वल टू x माइनस 2 पाई, क्योंकि नीचे x यहाँ पे 2 पाई पे कट कर रही होगी। 4 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पे देखोगे तो x माइनस 4 पाई। तो जनरलाइज करेंगे 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पे देखेंगे तो आएगा x माइनस 2n पाई। इसी तरीके से जब ऑड मल्टीपल पे देखोगे तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पे आता है पाई माइनस एक्स, फिर 3 पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 पे 3 पाई माइनस एक्स। तो ऐसे आगे जनरलाइज करोगे तो 2n प्लस 1 पाई माइनस एक्स, ऐसा आ रहा होगा तुम्हारे पास ये आंसर, ठीक है। तो ये हो गया एक केस। इसी तरीके से हम दूसरे केसेस पे जाते हैं, दूसरे केसेस पे भी हम वैल्यूज देखते हैं। जैसे, या चलो मैं इसके कुछ एग्जांपल्स भी करवा देता हूँ, एक दो एग्जांपल देख लेते हैं छोटे छोटे। जैसे सपोज हमारे पास लिखा हुआ है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 का वैल्यू चाहिए,
साइन इनवर्स ऑफ साइन 7 का वैल्यू चाहिए, तो तुम देखो 7 कौन से इंटरवल में लाई कर रहा होगा। तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि पाई का वैल्यू 3.14 होता है। अगर मैं देखूंगा तो 7 जो होगा वो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 से लेसर होगा। 2 पाई क्या हो जाएगा 6.28 समथिंग होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 से लेसर होगा, एंड 2 पाई माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर होगा। तो ये x है और कौन से इवन वाले इंटरवल में लाई कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसका वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, x माइनस इवन वाला टर्म जो भी 2 पाई है 2n पाई वो आ जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं यहां पे ऐसे ही बोल देता कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, तो 10 कैसा होता, 10 3 पाई वाले इंटरवल में लाई करता, मतलब 3 पाई प्लस पाई बाई 2 से लेसर रहता ये, और 3 पाई माइनस पाई बाई 2 से ग्रेटर रहता। इन दैट केस हम क्या बोलते, हम बोलते इसको हम बोल देते 10 3 पाई माइनस 10, क्योंकि ऑड मल्टीपल के केस में क्या हो जाता है, ऑड मल्टीपल माइनस एक्स हो जाता है। तो यहां से डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके हम ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का भी फॉर्मूला होता है। जैसे मैंने पहले तुम्हें ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना करके दिखाया पूरा यहाँ पे, ये वाला ग्राफ, तो मैं इसको चलो फर्स्ट फॉर्मूला डाल देता हूँ। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का भी फॉर्मूला होता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, इसको हम क्या लिखेंगे, इसके भी दो फॉर्मूले बनते हैं और इसका भी वैसा ही ग्राफ बनता है। इसका कंडीशन क्या होता है कि ये बन जाता है अगर x का वैल्यू इवन मल्टीपल से ऑड मल्टीपल के बीच में है, कुछ ऐसा है, तो हम बोलते हैं कि ये बनेगा x माइनस इवन मल्टीपल। और अगर ऑड मल्टीपल से इवन मल्टीपल के बीच में है तो इसका वैल्यू आएगा इवन मल्टीपल माइनस एक्स। ठीक है, तो इसको भी हम वही ग्राफ की हेल्प से ही खत्म करेंगे, समझेंगे पूरा का पूरा। तो मैं आपको ये दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना। पहले मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं इसका। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मतलब सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं पहले। यहाँ पे नहीं यार, ये वाला ग्राफ नहीं, मैं थोड़ा दूसरा ग्राफ प्लॉट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, दूसरे तरह का आई मीन ये ले लेता हूँ मैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पे इसी तरीके का ग्राफ बनेगा भी। देखो ये कैसे मुझे पता चला, क्योंकि कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई तक लाई करता है, इसके लिए मैंने इस तरीके का ग्राफ यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो 0 से पाई तक लाई करता है, तो ये बना दिया मैंने 0, और ऊपर मैं बनाऊंगा यहाँ पे कहीं पे पाई, तो ये मैंने दिखा दिया पाई वाला इंटरवल। और यहाँ पे भी मैं आपको 2-3 केस दिखाऊंगा और उन्हीं 2-3 केसेस से आपको सब कुछ समझना पड़ेगा। एक केस बनाऊंगा मैं 0 से लेकर के पाई तक का, मतलब इवन से लेकर के ऑड तक का। ठीक है, दूसरा केस मैं बनाऊंगा पाई से लेकर के 2 पाई तक का। तो पाई से लेकर के 2 पाई बनाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, ऑड से लेकर के इवन का आएगा। यही 2 केस आप बना लोगे तो आप बाकी के केसेस तो खुद अपने आप बना ही डालोगे। मतलब ये केस अगर आपको 2 केस भी समझ में आ जाते हैं तो आप बाकी के केस खुद बना सकते हो, बहुत आराम से बना सकते हो। तो मैं जरा सपोर्टिंग लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ पहले, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैं केस वाइज आपको बताता हूँ। केस 1 में बोल रहा हूं, यहां से लिखता हूं मैं, केस 1 मैं ये वाला इंटरवल ले रहा हूं व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई। तो अभी आपके पास क्या y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है। केस 1 तो बिल्कुल सिंपल होता है, आप क्या बोलोगे कि कॉस y इक्वल टू कॉस एक्स आ जाएगा, तो y इक्वल टू एक्स आ जाएगा डायरेक्टली। y इक्वल टू एक्स बिकॉज एक्स इज लाइंग, एक्स उसके रेंज में ही लाई कर रहा है तो हम डायरेक्टली ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे 0 से पाई के बीच में अगर तुम देखोगे तो तुम्हें क्या मिल रहा होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। तो ये मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ जो यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रही होगी। ठीक है, तो केस 1 तो बिल्कुल सिंपल था। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे हम क्या बोल रहे हैं, हम केस 2 पे बोल रहे हैं कि व्हेन एक्स इज लाइंग बिटवीन पाई टू 2 पाई। अगर ऐसा होगा तो तुम बोलोगे कि चलो हम वही करते हैं, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स लेंगे, यहाँ तक तो सेम ही है, कॉस y इक्वल टू कॉस एक्स कर देंगे। लेकिन y को हम डायरेक्टली x नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी
जो x का वैल्यू है उसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा है। अगर रेंज में लाई नहीं कर रहा है तो हम क्या करें, तो मुझे पता है कि कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम रहता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट का वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स, और मैं चेक करूंगा कि क्या 2 पाई माइनस एक्स रेंज में लाई कर रहा है। तो एक्स तो तुम्हें यहाँ दिख रहा था, अगर माइनस एक्स करोगे तो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा माइनस 2 पाई 2 माइनस पाई, और अगर 2 पाई में ऐड कर देता हूँ पूरे में तो 2 पाई माइनस एक्स कैसा बन जाएगा, 0 2 पाई, मतलब उसकी रेंज में लाई कर रहा है। लाई कर रहा है तो अब यहाँ से कॉस हटाया जा सकता है, और वाई उसकी रेंज में लाई कर रहा है तो ये 2 पाई माइनस एक्स बनाओगे। अब ये फिर से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन गया जिसका स्लोप नेगेटिव है, -1 है, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे, अगर यहाँ पे x का वैल्यू पाई रखते हैं तो वैल्यू पाई आ रहा होगा, 2 पाई रखोगे तो 0 आ रहा होगा। तो लाइन अगर तुम बनाओगे तो लाइन कैसी बन रही होगी, लाइन कुछ इस तरीके की बन रही होगी। अब इसके बाद क्या करोगे, इसी तरीके से केस 3 बना लो, तो जब केस 3 बनाओगे तो ये तीसरी वाली जो लाइन बनेगी वो कुछ ऐसी लाइन बन रही होगी। फिर चौथी लाइन बनाओगे तो ये मतलब वही फिर से अगेन जिगजैग वाला ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे भी अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पे भी ये ऐसी लाइन बनेगी, यहां से इधर नीचे लेकर के जाओ इसको, ठीक है, देन यहां से फिर से इसको, तो ये जिगजैग शेप का ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। आपको आराम से समझ में आ रहा होगा, आप 2-3 केस और भी लेकर के अपने सेटिस्फैक्शन के लिए ऐसा बना सकते हो, तो आपको ये ग्राफ क्लियरली दिखाई पड़ेगा कि ग्राफ कैसा बन रहा है। और यहाँ पे देखो जब इवन से ऑड है, 0 से पाई है, तो लाइन का क्या कैसा बन रहा है, एक्स बन रहा है। 2 पाई से 3 पाई तो x माइनस 2 पाई बन रहा है। 4 पाई से 5 पाई होगा तो x माइनस 4 पाई बनेगा। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, इवन से ऑड होगा तो x माइनस इवन बन रहा होगा। और ऐसे ही क्या करेंगे, अगर ऑड टू इवन होगा तो इवन माइनस एक्स, ध्यान से देखना, पाई से 2 पाई होगा तो 2 पाई माइनस एक्स, 3 पाई से 4 पाई होगा तो 4 पाई माइनस एक्स, मतलब इवन मल्टीपल माइनस एक्स ऐसा आने लगेगा। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये दूसरा केस हो गया। इसी तरीके से एक तीसरा केस मैं दिखाता हूं आपको, दैट इज द केस ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan x। अब हमें देखना होगा कि tan इनवर्स ऑफ tan x के केस में क्या आता है, ठीक है। तो ये आता है x माइनस एन पाई फॉर ऑल x लाइंग बिटवीन n पाई प्लस पाई बाई 2 टू n पाई माइनस पाई बाई 2, मतलब एक ही फॉर्मूला बन रहा है इसमें। ऐसा क्यों बन रहा है ये भी हम चेक कर सकते हैं। तो इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, ठीक है, दोनों चीज का पूरा प्रॉपरली ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे। तो इसका भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर मैं इसको ऐसा बना लेता हूँ थोड़ा बड़ा सा, और एक दो सपोर्टिंग लाइंस भी ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सपोर्टिंग लाइंस ड्रॉ कर ली। एक बनेगा, क्योंकि tan इनवर्स का केस है तो माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 इसका रेंज आना चाहिए, तो मैंने एक पाई बाई 2 वाला लाइन बना लिया है, और एक मैं यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 वाला लाइन बनाऊंगा। तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 वाला लाइन बनेगा, यहाँ पे बनेगा आपका पाई बाई 2 वाला लाइन, ये लाइन मैंने बना दिया, और इधर बनेगा माइनस पाई बाई 2 वाला लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बना दिया माइनस पाई बाई 2। तो मैं पूरे ऐसे लाइंस बना रहा हूँ, और केस तो आप कोई भी दो केस उठा करके देख लो, ये पाई आ जाएगा और पाई के आगे 3 पाई बाई 2 वाला लाइन यहाँ पे बनेगा। तो कोई भी दो केस उठा करके देखोगे तो ये आराम से आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। चलो देखते हैं, अब मैं एक एक करके केस उठाता हूँ। मैं बोलता हूँ सबसे पहले केस नंबर 1, व्हेन x इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे पाई बाई 2 वाले जो टर्म्स होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, tan इनवर्स का केस है तो हमने इसको ऐसा ही लिखा हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि y इक्वल टू, अगर हम लिखेंगे tan इनवर्स ऑफ tan x, तो हमें क्या मिल रहा होगा, tan y इक्वल टू tan x। और tan y इक्वल टू tan x मिलने का मतलब क्या है कि हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं y इक्वल टू x। तो इस केस में हम क्या करेंगे, बस पाई बाई 2 वाला वैल्यू जो यहाँ पे है वो हमें एक्सक्लूड करना है, और माइनस पाई बाई 2 वाला वैल्यू है वो एक्सक्लूड करना है। और बाकी तो पूरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आप बना सकते हो, ऐसा ये ग्राफ आप बना सकते हो, और यहां से भी आप बना सकते हो, ठीक है। फिर केस 2 में चलेंगे। जब आप बोलोगे व्हेन
x इज लाइंग बिटवीन π/2 टू 3π/2, यहां पे क्या होगा, तो यहां पे आप बोलोगे कि y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan x, नाउ tan y इक्वल टू tan x, ये आ गया। बट y को डायरेक्टली हम x लिख नहीं सकते क्योंकि अभी उसकी रेंज में लाई नहीं कर रहा है, लेकिन हमें एक चीज पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट अगर बना लिया जाए तो ऐसा हो सकता है। तो हम थर्ड क्वाड्रेंट बनाने के लिए इसको -π+x लिख करके देखते हैं, क्योंकि -π+x थर्ड क्वाड्रेंट में ही आता है, एंगल के थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको जरा चेक करते हैं, इसको चेक करेंगे तो अगर मैं यहाँ पे -π कर देता हूँ तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा -π/2 और ये हो जाएगा +π/2, और ये tan ऑफ -π+x, ये जो एंगल आ रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है जहाँ पे tan पॉजिटिव रहता है, तो हम बोलेंगे कि y कैन बी रिटन एज -π+x। तो हम -π+x का ग्राफ बनाओगे तो स्लोप अभी भी पॉजिटिव है, बस y इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव होने वाला है। तो अगर यहाँ π/2 वैल्यू डालते हैं तो ये आएगा -π/2, और 3π/2 वैल्यू डालेंगे तो आएगा +3π। होल्स में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यू इंक्लूड करेगा नहीं, वो -π/2 वाली और वो वाली +π/2 वाली, तो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन ऐसी ही बन जाएगी। तो यहाँ पे जिगजैग शेप बनने के बजाय ये पैरेलल लाइंस बन रही होगी, तो आगे भी जब तुम बनाओगे तो ये इसी तरीके की पैरेलल लाइंस यहाँ से आगे जा रही होंगी, ऐसे इस तरीके से। और यहाँ पे भी जब हम बनाएंगे तो यहाँ से भी ये पैरेलल लाइंस ही ऐसे आगे जा रही होंगी। -π आ जाएगा, यहाँ पे -3π/2 आ जाएगा, ये टर्म ऐसा रहेगा, एंड सो ऑन, -2π -3π/2, इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा। तो इस तरीके से हम tan इनवर्स ऑफ tan x का भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने काफी सारे बता दिए आपको, अब 2-3 आप भी ट्राई करना। आपको ट्राई करना 2-3 के, आपको एक ही ट्राई करना है एक्चुअली। आपको ट्राई करना है cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ। फॉर्मूले तो आपको सारे के सारे बुकलेट में वैसे भी मिल जाने वाले हैं, तो आपको ट्राई करना है cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ, ठीक है। क्योंकि sec इनवर्स ऑफ sec x का ग्राफ जो होता है वो सेम होता है cos वाले जैसा, और cosec इनवर्स ऑफ cosec x का ग्राफ होता है वो भी सेम होता है sin इनवर्स वाले जैसा। तो वो दोनों तो सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, बस 1-2 पॉइंट पे ही थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ वहां पे सेम होता है। तो आपको बस जो बनाना है ग्राफ अब वो है कॉट वाला। तो ये वाला ग्राफ जरा आप ट्राई करो, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स वाला ग्राफ आप ट्राई करो। अगर नहीं आएगा तो डाउट सेशन में पूछो, हम लोग इसको अलग से सॉल्व करेंगे, बट ट्राई करके देखो। और फिर हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस पे चलेंगे, जैसे मैंने साइन इनवर्स वाले क्वेश्चन बताए, थोड़े बहुत मैं और दूसरे क्वेश्चंस भी इसके बताऊंगा, ठीक है।